सो गाइस वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो आज की वीडियो में होगा बीपीसीसी 105। ठीक है, तो बीपीसीसी 105 का यूनिट 8 जिसमें हम लोग को पढ़ना है आंकड़ों के संग्रह की विधियां, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। तो देखो, हम पहले बता दे रहे हैं ये चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले का चैप्टर पढ़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्रात्मक और गुणात्मक हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं होगा तो ये आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, आंकड़ा संग्रहण की विधियां। तो विभिन्न अनुसंधान तकनीकों में उत्तरदाताओं या प्रतिभागियों से आंकड़ा का एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीके शामिल होते हैं, जिन्हें हम आंकड़ा संग्रहण की विधियां कहते हैं। जिसमें बहुत सारी विधियां होती है, कुछ गुणात्मक होती है, कुछ मात्रात्मक होती है, जिसमें हम दोनों पे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। आंकड़ा संग्रहण की मात्रात्मक विधियां, वह आंकड़ा जिसे संख्याओं या मात्रा के संदर्भ में गिना और व्यक्त किया जा सकता है, उसे मात्रात्मक आंकड़ा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना। संख्याओं या मात्रा के संदर्भ में गिना और व्यक्त किया जा सकता है, उसे मात्रात्मक आंकड़ा कहा जाता है। एक शोधकर्ता मात्रात्मक आंकड़ा एकत्र करने के लिए परिमितोत्तर प्रश्नावली का उपयोग करता है। उससे पश्चात इन आंकड़ों को एकत्र करने के लिए अंकों में विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। यह आंकड़े एवं संख्याओं के रूप में आंकड़ा एकत्र करता है और इन विशेषताओं और व्यवहारों का अध्ययन व्यवहारों एवं अन्य प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है। तो मात्रा सर्वेक्षण की विधि क्या होती है? पहली होती है सैंपलिंग। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि नमूना अध्ययन के लिए चुनी गई आबादी या ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। नमूना लेने की तकनीक सर्वेक्षण अनुसंधान में डाटा एकत्र करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि शोधकर्ता किसी संगठन के कर्मचारियों के बीच नौकरी की संतुष्टि का स्तर का अध्ययन करना चाहता है, तो शोधकर्ता संगठन के प्रत्येक विभाग के कम से कम 10 व्यक्तियों का दृष्टिकोण का चयन और अध्ययन कर सकता है। तो हम इसी का 10 जब यहाँ आ गई तो 10 को एक संख्या आ गई, फिर उसमें उसका अनुभव आ गया, उसकी कार्य संतुष्टि आ गई, उसका अनुभव के बाद कितने साल में उसकी नौकरी लगी थी, कई तरीके के डाटा इसमें निकल के आता है। फिर प्रश्नावली हो गए। प्रश्नावली मूल रूप से एक ऐसा प्रकार जिसमें कागज, पेंसिल और बहुविकल्पीय परीक्षा होती है, जिसमें उपयुक्त विकल्प को चुना जाता है, फिर उसको सही, गलत और अन्य तरीकों से नापा जाता है। फिर उसमें अलग अलग चीज, व्यवहार और आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन और भी बहुत सारी चीज़ों का इंटरेस्ट को नाप सकते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है जिसे नापा जा सकता है उसमें। तो उसमें कई तरीके की प्रश्नावली होती है। डाक सर्वेक्षण, समूह प्रस्तावित प्रश्नावली, घरेलू ड्रॉप ऑफ सर्वेक्षण। फिर सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से डेटा संग्रहण की कठिनाइयाँ और समस्या। कई कठिनाइयाँ और कई समस्याएं होती हैं डेटा, मात्रात्मक डेटा संग्रह को आंकड़ा संग्रहण की विधियों में। सर्वेक्षण के प्रकार का चयन करने में समस्याएं होती है कि किस प्रकार से हम जो डाटा ले रहे हैं वो किस प्रकार से सर्वेक्षण करें, वो को किस प्रकार से चयन करें, और सामने वाले के व्यवहार में कौन सा टेस्ट और कौन सा आंकड़े सही बैठेंगे। सर्वेक्षण मतलब आंकड़े तो वो देगा, तो कौन सा मतलब उसको रिजल्ट कौन सा बेटर प्रोवाइड करेगा। सर्वेक्षण उपकरणों में सर्वेक्षण अनुसंधान के मुद्दे। जो सर्वेक्षण उपकरण होते हैं, सर्वेक्षण के निर्माण करते समय शोधकर्ता के उत्तरदाताओं में को पूछे जाने वाले प्रश्नों की उपयुक्तता को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रश्नों के प्रकार, स्पष्टता और प्रश्नों की विशिष्टता के साथ साथ प्रश्नों की लंबाई और सर्वेक्षण अनुसंधान के भीतर कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं। ठीक है, पक्षपात के मुद्दे। पक्षपात अगर हो सके तो उसमें शोधकर्ता के पक्षपात और पूर्वाग्रह के सर्वेक्षण अनुसंधान के निष्कर्षों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है कि वो एक तरीके के किस तरह से समझ करके एक अनुसंधान को बिगाड़ सकता है। वो पक्षपात द्वारा प्रतिभागी किसी भी चीज़ को पूर्वाग्रह और सर्वेक्षण अनुसंधान के निष्कर्षों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। तो उससे उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए परिणामों के बारे में। तो उनका व्यवहार सामाजिक रूप से वांछित लोगों का होना चाहिए। उन्हें मुद्दे से नहीं हटना चाहिए और झूठे समाचारों से भी बचना चाहिए। प्रशासनिक मुद्दे। लागत सर्वेक्षण का तरीका, चयनित क्षेत्र, व्यवहार्यता, आवश्यक समय, विधि भी महत्वपूर्ण पहलू है जिसके अनुसंधान की प्रगति और उसमें पूर्व स्थापित करने के लिए आवश्यकता होती है। मतलब समय और आपका वातावरण
और आपका लागत सर्वेक्षण का तरीका, ये सब भी आपके मात्रात्मक शोध में खनन डालता है। फिर आ गया क्या हमारा समाज मिति। समाज मिति ये जून के एग्जाम में आया हुआ है, जून 2022 के, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। समाज मिति एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके समूह के व्यक्ति की सामाजिक संबंधों की सीमा और प्रकार का विश्लेषण और अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह व्यक्तित्व समस्याओं का पता लगाने का एक तरीका है, जैसे कि उन व्यक्तियों की पहचान करने की मदद करना जो किसी समूह से अलग थलग या अस्वीकृत रहते हैं, मतलब एक इंट्रोवर्ट जो दूर रहता है समाज से। इस तकनीक का मदद से हम उन व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं जो मित्रता करना पसंद नहीं करते और हमेशा अकेले रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जिनमें समूह दोस्ती करना ऐसे व्यक्ति भी जिससे समूह दोस्ती करना नहीं चाहता, एक ऐसा ग्रुप जो चाहता है कि नहीं ये अलग ही थलग है, इसको अलग ही थलग रखो। यह एक ऐसी तकनीक है जो सामाजिक व्यवहार एवं संबंधों को समझने में सहायक होती है। ये प्राय 3 प्रकार की होती है: नामांकन, सामाजिक स्वीकृति, कौन कौन है बताओ कौन, और नामांकन तकनीकों में कुछ निश्चित मानदंड दिए गए हैं जिसके आधार पर प्रतिभागियों को प्रत्येक मानदंड के अंतर्गत उनके साथियों का नाम के चयन के लिए कहा जाता है। जैसे 3 करीबी दोस्त, तो हो जाता है 3 करीबी दोस्त। सामाजिक स्वीकृति की तकनीक में सामाजिक संबंधों का स्तर को बताया गया है। प्रतिभागी अपने सामाजिक विकल्प का चयन करता है। गेस हू तकनीक में प्रतिभागी को संबंधित ज्ञान व्यक्ति और उल्लेखित कुछ विवरणों के आधार पर व्यक्ति के नाम का अनुमान लगाना होता है। समाज मिति डेटा का एक 100 ग्राम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो एक व्यक्ति के भीतर का आकर्षण प्रतीक्षण दिखाता है। प्रतीक्षण क्या होता है, कुछ होता होगा, कुछ गलत लिख दिया है, शायद आकर्षण लिखना चाहता हूँ। तो प्रतीक्षण दिखाता है जिसकी सहायता से शोधकर्ता अपने समूह की समस्याओं को पता लगाने का प्रयास करता है। अभिवित्तीय पैमाना रेटिंग स्केल भी जून 2022 के एग्जाम में आया हुआ है। तो रेटिंग स्केल का उपयोग अवलोकन अध्ययन में कुछ अनुभव या गतिविधि की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है। क्या? अनुभव और गतिविधि की गुणवत्ता का अवलोकन अध्ययन करने में किया जाता है। अवलोकन अध्ययन में रेटिंग स्केल का उपयोग अवलोकन अध्ययन में कुछ अनुभव और गतिविधियों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किया जाता है कि उनकी गुणवत्ता कैसी है। अपने उद्देश्य के बावजूद इस पैमाने को प्राय 2 तरीकों में से एक में उपयोग किया जाता है। सामाजिक अंतर्क्रिया के नमूने वे 3 मूल रूपों से संयोजित पाए गए। सामाजिक अंतर्क्रिया के नमूने में लगातार अंतराल पर व्यवहार रिकॉर्ड करने के लिए पूरा होने के बाद संपूर्ण सामाजिक घटनाओं की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने के लिए वे 1 या 3 मूल रूपों में संयोजन में पाए जाते हैं। संख्यात्मक रेटिंग स्केल जहाँ संख्यात्मक होता है, अनिवार्य विकल्प मूल्यांकन जहाँ पे विकल्प होता है अनिवार्यता, और ग्राफिक मूल्यांकन जहाँ ग्राफिक के रूप में होता है, जहाँ पे ग्राफ्स होते हैं ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ता नीचे गिरता और एक डाटा होता है। अनिवार्य विकल्प होते हैं। मूल्यांकन स्केल की कमियां भी होती है, कुछ ढिलाई त्रुटि, जैसे कि मूल्यांकन समय में प्रभाव मंडल प्रभाव यह परिप्रेक्ष्य उस प्रकृति को संदर्भित करता है जिसमें अंतर्गत वह गुणों के लिए परिवीक्षित या विश्लेषण उसके विषय की बनी सामान्यता धारणा के आधार पर करती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति मिलनसार प्रतीत होता है तो उसे बुद्धिमान भी माना जा सकता है। मतलब एक चीज पे करती है लेकिन एक चीज को ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि जिससे दूसरी चीज पे प्रभाव कम हो। मतलब एक अकेला इंसान बुद्धिमान हो सकता है लेकिन बुद्धिमानता उसको छुपाए रहती है, तो उसे बुद्धिमान के रूप में मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है या नहीं माना जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की त्रुटि, वही जो अभी हम बताए, केंद्रीय प्रवृत्ति अगर वो अकेलापन है तो उसे लोग बुद्धिमानता के रूप में नहीं देखेंगे, उसको केंद्रीय प्रवृत्ति अकेलापन के रूप में उसे पहला प्राइमरी कंडीशन मानेंगे और उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे क्योंकि वो एक अकेला इंसान है। और बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में लोग ऐसी चीज़ों में अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो तर्कसंगत मूल्यांकन त्रुटि,
यह परिवेश उस प्रकृति को दर्शाता है जिसमें अंतर्गत वह स्वयं मस्तिष्क में तार्किक प्रतीत होने वाले गुणों के लिए परिवेश का मूल्यांकन करता है, जो अन्यथा सत्य नहीं भी हो सकता है। प्रतीत होने वाले गुणों का परिप्रेक्ष्य का मूल्यांकन करता है, जो कहानी हो, जो वास्तविकता हो, जो सच हो ही ना, उसके लिए भी मूल्यांकन करता है। यांत्रिक पर्यवेक्षण, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। कई बार मानव बजाय यांत्रिक उपकरणों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। यांत्रिक पर्यवेक्षण में व्यवहार को अभिलेख के लिए एक वीडियो टेप, ट्रैफिक काउंटर एवं अन्य मशीनों का उपयोग किया जाता है। शोधकर्ता कुछ असामान्य पर्यवेक्षण अध्ययनों में एक मोशन पिक्चर कैमरा और टाइम लैप्स फोटोग्राफी का उपयोग करते हैं। इन तकनीक का उपयोग अनुसंधान में स्टोर लेआउट के डिजाइन में मदद करने एवं समय के साथ विभिन्न स्थानों से गुजरने वाले लोगों अथवा वस्तुओं से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन से जुड़ी एक प्रसिद्ध शोध परियोजना का एक उदाहरण एसी नाइलेंस टेलीविजन इंडेक्स (NTI) है। यह एक उपभोक्ता पैनल और मैकेनिकल पर्यवेक्षण का उपयोग करके टेलीविजन प्रोग्रामर के लिए मूल्यांकन को पूरा करता है। उन्होंने संयुक्त राज्य से 2000 परिवारों के प्रतिनिधि नमूने का चयन किया। ये परिवार अपने घरों में व्यक्ति मीटर स्थापित करने एवं उपभोक्ता पैनल के सदस्य बनने के लिए सहमत हुए। यह मीटर लगातार कई बार निगरानी करते हैं टेलीविजन सेट किस समय चालू किया जाता है, यह कितने समय चालू रहता है, घर में कितने सदस्य टेलीविजन देखते हैं एवं उनके चैनल का विकल्प क्या होता है। जैसे कि इंडिया में भी ये चीज़ होती है, ऐसी बात नहीं है, और आज तक होती है। इसी के आधार पर तय होता है कि किस चैनल को ज़्यादातर देखा जा रहा है, तो उस चैनल की एडवर्टाइजमेंट रेट क्या रहती है। तो उसमें एक बार जब एडवर्टाइजमेंट आता है लक्स का, तो उसको कितना पैसा देना रहता है उस चैनल को, और अगर वही एडवर्टाइजमेंट किसी कम देखने वाले चैनल को जाता है तो उसको कितना पैसा देना रहता है। यही तरीके से आज भी इंडिया में टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट रेट तय होती है, जिसमें एक बार स्कैम हुआ था आज से लगभग 2-3 साल पहले, कि लोग पता लगा लिए थे किन लोगों के पास ये मीटर है, उन लोग को पैसा दे करके अपना चैनल चालू रखने के लिए कुछ समय के लिए बोल दिया जाता था, और वो चैनल का रेट, फिर एडवर्टाइजमेंट रेट बढ़ जाता था, और फिर वो गणित चालू थी बहुत गजब की। आंकड़ा संग्रहण की गुणात्मक प्रणाली। गुणात्मक आंकड़ा संग्रहण प्रणाली अनुसंधान एवं विश्लेषण के लिए पाठ्य एवं गैर संख्यात्मक होती है। जो पाठ्य होती है और गैर संख्यात्मक आंकड़ा का एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक होती है। आंकड़ा संग्रहण की इस पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब शोधकर्ता ज्ञान, मुद्दों, रिश्तों, सांस्कृतिक प्रथाओं तथा समाज एवं व्यक्तियों के किसी भी संबंधित पहलुओं एवं संबंधित जानकारी को एकत्र करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रक्षेपित तकनीक होती है। यह जांच तकनीक अप्रत्यक्ष असंरचित प्रणाली है जो अंतर्निहित उद्देश्यों, मतों, तीव्र इच्छाओं को पता लगाने के लिए प्रतिभागियों का प्रक्षेपण की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करती है। यह प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक एवं कुछ प्रक्षेपण तकनीक निम्नलिखित है। तो देखो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको संख्या में दिखाया जाता है। इसमें चीज़ों को नापे ऐसा जाता है जिसमें एक ब्रीफ तरीके से समझाया जा सके, जिसमें मुद्दे, रिश्ते, व्यवहार और क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक प्रथाओं, समाज एवं व्यक्तियों में किसी संबंधित पहलुओं को इस तरीके से दिखाया जाता है जिससे समझाया जा सकता है। जिसमें ऐसा नहीं दिखा सकता ये 10 में 10 है, ये 10 में 9.5 है, 10 में इतना है, ऐसा नहीं दिखाया जा सकता। तो इसमें जो कुछ प्रक्षेपित तकनीक है वो शब्द संधि जांच है, संपादक जांच है, निर्माण तकनीक है। तो निरीक्षण प्रणाली क्या है? यह विधि उस सीमा के अनुसार बदलती है जिसमें पर्यवेक्षक सक्रिय रूप से दृश्य में भाग लेता है। इस हद में पर्यवेक्षण एक गैर प्रतिभागी है। उदाहरण के लिए, वह किसी भी तरह से ना तो भाग लेता है या लेती है और ना ही हस्तक्षेप करता है करती है। जैसा एक शोधकर्ता बच्चे के सामाजिक व्यवहार में रुचि रखता है जो अवलोकन करने के लिए खेल के मैदान से बाहर खड़ा हो सकता है। कुछ स्थितियों में बच्चे में अपने स्वभाव से खेलते हैं, मतलब एक तरीके का खेलते हैं और सीधे निरीक्षण। तो मतलब समझ लो, आप एक टेस्ट देने गए या एक गेम खेल रहे हो जो एक सामाजिक रूप में है, क्रिकेट खेल रहे हो या किसी से बात कर रहे हो या किसी क्लब में गए या किसी रेस्टोरेंट में गए या कहीं पे भी आप गए,
वहीं पे वो पर्यवेक्षक आता है और आपके पूरे दिशा निर्देश, आपकी बात करने की टेक्निक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके खेलने की एक्टिविटीज़, आपके बोलने की एक्टिविटीज़, आपकी ऑर्डर करने की एक्टिविटीज़, अन्य लोगों से बात करने की एक्टिविटीज़, नाचने की, क्लब में हो तो कहीं किसी चीज़ में देखता है और उसमें क्या बोलते हैं, निरीक्षण करने के लिए करता है। और उसको कभी भी वो हस्तक्षेप नहीं करता, मतलब उसमें आपसे जाकर वो बात नहीं करेगा, ना उसको बदलने की कोशिश करेगा कि आप वेटर से ऐसे क्यों बोले, वो बस आपको निगरानी के तौर पे एक रखेगा। और फिर आ जाता है केस अध्ययन। केस अध्ययन घटनाओं को समझने और जांचने का एकत्र करने वाली जानकारी है, जिसमें वो एक केस फाइल पढ़ता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपका रिजल्ट कैसा आया, 6 से 9th में कैसा रहा, 6 to 9th कैसा रहा, 9 to 12th कैसा रहा, जिसमें केस स्टडी करता है। केस स्टडीज इन क्या बोलते हैं कॉन्वेंट स्कूल में लिखी जाती है, तो साइकोलॉजिस्ट द्वारा लिखी, बच्चा ये वीक कैसा प्रदर्शन किया, वीक में भी टेस्ट होता है, कई चीज़ें होती हैं, फिर आया नहीं आया, किस समय बीमार हुआ, किस समय इसकी स्कूल में लड़ाई हुई, बहुत सारी चीज़ें आजकल स्कूल वाले भी नोट करते हैं, जो इनकी एक ब्रीफ नॉलेज और एक क्या बोलते हैं बिहेवियर में बहुत चेंजेस लाता है। कब इसके साथ कैसा रिलेशन रहा लोगों का, कब इसके फैमिली में क्या हुआ, तो आजकल ये सब भी स्कूल वाले भी चीज़ें लिखते हैं, जिसे केस स्टडी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो केस अध्ययन की प्रणाली कई तरीके की होती है। उदाहरणात्मक केस अध्ययन, खोजपूर्ण केस अध्ययन, संचित केस अध्ययन, गंभीर अवस्था केस अध्ययन। केस अध्ययन के तरीके क्या होता है, केस अध्ययन के विश्लेषण लिखना, विशेषज्ञ पैनल जिसमें बहुत विशेषज्ञ बैठ कर उसमें चर्चा करते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। समान केस अध्ययन के विश्लेषण, प्रतिपरीक्षा द्वारा प्रत्येक तैयार किए गए प्रश्नों के साथ सामूहिक सदस्यों को पता चल जाएगा कि केस अध्ययन में प्रवेश करने के लिए सावधानी पूर्वक सोचना एवं तैयारी करना आवश्यक है। ठीक है, नवंश विज्ञान क्या है? यह प्रणाली को नवंश विज्ञान या लोगों की पद्धति के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार अनुसंधान प्रविधि मूल रूप से निकट अवलोकन एवं सक्रिय भागीदार के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करती है। निकट अवलोकन और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करती है, मतलब उस जगह उपस्थित होकर के, जैसे डांडिया का समारोह हो गया, या कई सारी चीज़ें होती हैं जो संस्कृति से रिलेटेड होती है, नाच गाना हो गया, कोई त्यौहार हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें को नवंश विज्ञान के रूप में जाना जाता है, जिसमें अनुसंधान पद्धति का में प्रकार निकटतम अवलोकन और सक्रिय भागीदारी, मतलब उसमें भागीदार हो करके भी माध्यम से संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। जमीनी सिद्धांत, गुणात्मक अनुसंधान की अन्य प्रणालियों के विपरीत जमीनी सिद्धांत टेप के माध्यम से डेटा एकत्र करने के लिए साक्षात्कारों को हस्तांतरित करने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि यह माना जाता है कि जमीनी सिद्धांत में यह माध्यम समय बर्बाद करता है। जमीनी सिद्धांत की प्रक्रिया बहुत द्रुतगामी एवं तेज है, क्योंकि शोधकर्ता फील्ड नोटिंग सिद्धांत द्वारा डेटा का परिसीमन करता है। इसे तुरंत बाद ऐसी अवधारणाएं उत्पन्न करता है जो डेटा को फिट होती हैं, प्रासंगिक होती हैं तथा यह समझाने में सहायता करती है कि प्रतिभागी अपनी मुख्य चिंता को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो शोधकर्ता प्रत्येक प्रेरक ऊर्जा कम होता है। शोधकर्ता की प्रेरक ऊर्जा कम हो जाती है जब सिद्धांत के लिखने से पहले उसकी चर्चा की जाती है। इसको ऐसे समझो कि एक, अबे ये हिल गया है क्या? कब से हिला हुआ है ये? तुम लोग को कुछ दिखा कि नहीं नवंश वैज्ञानिक ज्ञान? तुम तो ध्यान ही नहीं दिया। आज हम बुक में ही घुसे हुए थे। जमीनी सिद्धांत तुम लोग का तो जमीन पे नहीं उतरा, तुम लोग का तो बलर सिद्धांत चल रहा था। तो जमीनी सिद्धांत एक तरीके का ऐसा सिद्धांत है जहाँ वीडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से डेटा को एकत्र किया जाता है, टेप के माध्यम से, और फिर उस डेटा को सही करने के लिए वैसी परिस्थितियां दोबारा बनाई जाती है, और फिर ये देखा जाता है कि प्रतिभागी उस क्या जो परिस्थिति बनाई गई है उसमें कैसे रिएक्ट करता है, और फिर उसका अवलोकन किया जाता है, जैसा कि लिखा है। समझ में तो वैसे ही आ रहा है हमको, और लिखा ही यही है तो समझ में सबको यही आएगा। संभाषण विश्लेषण, मूल रूप से संभाषा विश्लेषण भाषाई निर्भरता की पहचान करता है, जो वाक्य तो संभाषण विश्लेषण की अवधारणा को परिभाषित करना कठिन है। विभिन्न प्रकार की अनुसंधान विधियों के अंतर्गत इसे वर्गीकृत ना करने
करके इसे समस्या के बारे में सोचने और सोचने की रचनात्मक तरीकों में से एक रूप से अभी कथित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से इसे वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर सामान्य समस्याओं के ठोस उत्तर देने का एक तरीका कहा जा सकता है। आखिरकार संभाषण विश्लेषण की प्रणाली किसी पाठ के पीछे या उस पाठ की व्याख्या करने के लिए किसी विशेषण प्रणाली को चुनाव के पीछे छिपी हुई प्रेरणा की अनावरण करने की सहायता करती है। मतलब पीछे की मोटिवेशन क्या है, ये पीछे की स्टोरी क्या है। किसी भी पिक्चर में, डिज्नी की पिक्चर आप देखो, पिक्चर तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जो समझ जाते हैं ना, वो बहुत समझदार इंसान होता है। इसलिए डिज्नी की पिक्चर बहुत अच्छी होती है और डिज्नी ही एनिमेशन फील्ड का हर साल का अवार्ड लेता है। लेकिन बेचारी क्या है, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स जब आई मल्टीवर्स, तो एनिमेशन वाली मार्वल की, तो उससे मिल गया था क्योंकि इसके पीछे उसका मोटिवेशन बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी उसकी स्टोरी थी और बहुत अच्छी एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, कहानी के पीछे का जो सारांश था वो बहुत अच्छा था, जो लोगों में कोई बहुत ज़रूरत होता है उस हिसाब से वो बनाया गया था। और इसका सेकंड पार्ट तो अभी भी बहुत खतरनाक, और सेकंड पार्ट के अंत में थर्ड पार्ट का भी दिया गया है क्योंकि सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है। सेकंड पार्ट का पार्ट 1 आया है, सेकंड पार्ट का पार्ट 2 आएगा, तब शायद वो पिक्चर कंप्लीट होगी। तो देखना जाएगा तुम लोग स्पाइडरमैन की एनिमेशन की जो आई थी मल्टीवर्स वाली, उसमें क्या मुंबई का भी एक स्पाइडरमैन रहता है मल्टीवर्स के लिए दुनिया में, और बहुत सारे स्पाइडरमैन्स रहते हैं। तो डायरी लेखन की कथा प्रणालियाँ, डायरी लेखन है जिस हिसाब से वो डायरी लेखन के द्वारा भी उसके क्या संस्कृति को और व्यवहार को और उसके सामाजिक व्यवहार को, बहुत सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। और कथा प्रणाली जिस हिसाब से वो कथा सुनाता है, किसी भी चीज़ को सुनाता है, जिसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है, कहानियाँ हो सकती है। हम भी अगर सुनाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा मेरी किस पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर रहता है। मेरे बुक में हम पढ़ाते भी है, तब भी इसमें हम किसी किसी पॉइंट पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो मेरा व्यवहार किस रूप में अधिक है, किसे पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो इसे आप पकड़ सकते हो। साक्षात्कार, साक्षात्कार भी एक बहुत अनोखी विधि है और बहुत सही विधि है। किसी भी चीज़ों को समझने के लिए ईमानदार उत्तर की प्रक्रिया होती है। इसमें ईमानदार उत्तर और प्रतिक्रिया प्रदान करने की सहायता करता है, क्योंकि साक्षात्कार जो साक्षात्कार कर रहा है यानी शोधकर्ता प्रतिवादी या साक्षात्कारदाता के पीछे सीधे काम करता है। प्रश्नावली विपरीत साक्षात्कार कहानी, मतलब यही है कि उसका पूरा का पूरा बहुत सही अध्ययन उसको बहुत अच्छा डाटा प्रदान कर सकता है अगर वो सही उत्तर देता है। तो साक्षात्कार 3 प्रकार का होता है। संचरित साक्षात्कार, जिसमें सब कुछ फिक्स होता है, क्या क्वेश्चन पूछना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछना है। और फिर असंचरित साक्षात्कार, जिसमें वो कुछ क्वेश्चन तो फिक्स रहते हैं उसके और कुछ क्वेश्चन वो उसी साक्षात्कार के दौरान बना लेता है। और फिर होता है टेलीफोनिक साक्षात्कार, जिसमें कुछ फिक्स क्वेश्चन फिक्स नहीं होता, बस बैठते हैं, बात करते हैं, नई बात करता है, फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं, नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं उन्हीं बातों के द्वारा, जिसमें कुछ फिक्स नहीं होता। सो गाइस, कोने में सारांश दिख गया हमको, मतलब कहानी खत्म हो चुकी है। आप लोग पढ़ो और कुछ ना समझ में आए तब भी पढ़ो और पढ़ते रहो और मेहनत करो। मेहनत से सब पा सकते हो। कुछ भी चीज़ें बिना मेहनत के ऐसे नहीं मिलती है। सब चीज़ें आप पाओगे और नहीं पा पाओगे तो उस मेहनत के द्वारा आप छीन पाओगे। तो गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम, डाउट या एग्जाम से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल की या एग्ज़ाम की या असाइनमेंट की, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, किसी भी तरीके की कोई और अन्य प्रॉब्लम हो जो पर्सनल प्रॉब्लम की टाइप हो, जिसमें इग्नू शामिल हो, या कोई भी अन्य तरीके की प्रॉब्लम जिसे हम आपको सॉल्व कर सके या हेल्प कर सके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। लाइक तो कर ही देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो कर देना, क्या जाता है। और पढ़ाई करते रहो, यही बहुत मज़ेदार आइटम है।